हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 25 सितंबर से 28 सितंबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम जो है वो L69 ग्रुप के बारे में है। L69 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो है ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसमें सारी की सारी कंट्रीज़ प्रो टू द चेंज इन यूएनएससी। ये सारी की सारी कंट्रीज़ यूएनएससी की परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप में चेंजेस चाहती हैं ताकि यूएनएससी जो है एक होलिस्टिक बॉडी बन सके, एक ऐसी बॉडी बन सके जिसमें सारी कंट्रीज सारे कॉन्टिनेंट्स की रिप्रेजेंटेशन हो। सो ये ग्रुप चाहता है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर कैटेगरीज के मेंबर्स में चेंजेस लाए जा सकें और इनकी जो जो इसका एक्सपेंशन किया जा सके परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स का। उसके अलावा इसमें जो है मेंबर्स अफ्रीकन कंट्रीज से, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, कैरिबियन कंट्रीज में से एशिया एंड पैसिफिक रीजन के मेंबर्स हैं। 42 कंट्रीज ऑल इन ऑल इसकी मेंबर हैं और इंडिया जो है वो भी इसका एक मेंबर है। इसके अलावा L69 ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है इन्होंने अभी एक कमिटमेंट किया है कि ये न्यू लाइफ इंस्टॉल करेंगे अपने एफर्ट्स के लिए, कि जो एफर्ट्स ये कर रहे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने के लिए, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए, उन लाइफ्स को, उन अटेम्प्ट्स को, उन एफर्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे ये। सो यूएनएससी क्या है? यूएनएससी एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 मेंबर्स हैं मेजर। सो उनमें से एक यूएनएससी है। यूएनएससी का मेन मैंडेट क्या है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। 15 मेंबर होते हैं यूएनएससी में, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। हर मेंबर जो है, जो परमानेंट मेंबर है उनका तो परमानेंट सीट होता है, ठीक है। उनके पास, पांचों के पास वीटो पावर होती है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, ये 5 जो है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बनी थी। सो 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनका टाइम पीरियड 2 साल का होता है कि ईच मेंबर जो है वो 2 साल के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा क्या है कि इसकी मेन पावर्स क्या है कि ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस करता है, कि किसी भी वॉर, इंटरनल कन्फ्लिक्ट या फिर सिविल प्रॉब्लम्स की वजह से कोई अगर कंट्री ऐसे इश्यूज के साथ डील कर रही है तो उस कंट्रीज में पीस कीपिंग ऑपरेशन, इन अ सेंस कि बाकी कंट्रीज से सोल्जर्स को, मिलिट्री को पीस कीपिंग, वहाँ पे पीस डेवलप करने के लिए, वहाँ पे शांति बनाने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। तो ऐसे पीस कीपिंग ऑपरेशंस करता है। उसके अलावा इंटरनेशनल सैंक्शन लगाना इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट अग्रेसिव हो रही है, जैसे कि रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट अग्रेसिव हो रहा है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो उस केस में इंटरनेशनल सैंक्शन लगाए जाना। उसके अलावा ऑथराइजेशन ऑफ कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन थ्रू रिजोल्यूशन, कि अगर सपोज करो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट उसकी किसी भी एक्टिविटीज़ के वजह से, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन करना है पूरी काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मिलकर, तो उसकी ऑथराइजेशन भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करती है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है RH-200 साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 200th फ्लाइट किया है, सक्सेसफुल फ्लाइट किया है RH-200 रोहिणी का। सो RH-200 ये एक 3.5 मीटर टॉल 2 स्टेज्ड रॉकेट है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो है इसकी सॉलिड स्टेट है, पावर्ड बाय सॉलिड स्टेट है, और ये 70 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है। साइंटिफिक अमाउंट का मतलब का एक मीडियम अमाउंट का साइंटिफिक लेवल का पेलोड, कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेलोड अगर लेके जाना पड़ता है तो उसको ये कैरी कर सकता है। साउंडिंग रॉकेट जो है मतलब इनको मेजरली एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए इसरो द्वारा यूज किया जाता है। RH-200 रॉकेट जो है इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बेस्ड प्रोपिलेंट यूज होता है। और अभी 2020 में HTBP हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइइन प्रोपिलेंट जो है इसको यूज किया गया था, फ्लो किया गया था, इसका पायलट बेसिस पे इसका टेस्ट हुआ था। उसके अलावा रोहिणी के अदर RH-200 के अलावा RH-300 MK2, RH-560 MK3 ये वेरिएंट्स भी प्रेजेंट है। उसके अलावा साउंडिंग रॉकेट्स होते क्या है, ये इसका एक पिक्चर है। साउंडिंग रॉकेट बेसिकली क्या होता है कि ये 1 और 2 स्टेज, या तो इसमें 1 स्टेज होती है सॉलिड या फिर 2 सॉलिड स्टेज वाला प्रोपिलेंट रॉकेट्स होते हैं। इनको मेजरली अपर एटमॉस्फेरिक रीजन की स्टडीज के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये जो है ये वेराइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में यूज किए जाते हैं। इनमें जैसे कि स्पेसिफिकली एक्लिप्स का फिनोमिनन होता है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इन फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए इसको यूज किया जाता है। वर्ल्ड का फर्स्ट जो साउंडिंग रॉकेट है नाइकी अपाची, तो इसको अमेरिका ने लॉन्च किया था थुम्बा केरला से 1963 में। उसके अलावा 2 स्टेज रॉकेट को रशिया ने फिर MK100 को लॉन्च किया था, देन फ्रांस ने किया था, और इसरो ने भी अपना फर्स्ट रोहिणी RH-75 जो है 1967 में इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज आइटम है सीतन मसल्स के बारे में।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी बोला है कि बहुत अर्जेंट मेजर्स चाहिए ताकि सीतनवसल है, सीतनवसल एक बेसिकली एक स्मॉल विलेज है तमिलनाडु में, इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत डैमेज हो चुका है और इसकी बहुत पहले भी वेंडलाइजेशन हुई है एट टाइम्स। सो इसको प्रिजर्व करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मेजर एक ऐसी बॉडी है जो प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, जो एंशियंट आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए मेजर रोल प्ले करती है। तो इसने बोला है कि हमें सीतनवसल को प्रिजर्व करना है। उसके अलावा इट वॉज द मेजर, ये जो सीतनवसल है ये जैन इन्फ्लुएंस वाली एक प्लेस है, ओवर 1000 ईयर से यहाँ पे जैन इन्फ्लुएंस है और ये क्रिश्चियन इरा से पहले का एक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो 220 केव टेम्पल्स हैं, पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की जिसमें सीतनवसल नाम का एक विलेज है। तो यहाँ पे जितने पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट में 20 केव टेम्पल्स हैं और उसमें से सीतनवसल एक ऐसा जैन टेम्पल है जिसमें स्कल्पचर्स हैं, ओनली जैन टेम्पल विद स्कल्पचर्स है ये। सीतनवसल प्लेस जो है ये तमिलनाडु में है, ये और एक ओनली ऐसी प्लेस है तमिलनाडु में जहाँ पे पांड्या पेंटिंग्स मिलती हैं। उसके अलावा जितना भी स्कल्पचर्स बने हैं, जितनी भी पेंटिंग हुई हैं इसमें, वो सारी फ्रेस्को स्ट्रक्चर से हुआ है। फ्रेस्को क्या होता है कि फ्रेस्को पेंटिंग्स बेसिकली कि वेट प्लास्टर टेक्निक से होता है कि वॉल के ऊपर पेंटिंग होती है, उसके ऊपर पहले प्लास्टर लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर पीओपी लगाई जाती है प्लास्टर और उसके ऊपर पेंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है ऑपरेशन मेघचक्र के बारे में। इससे पहले पता होना चाहिए कि ऑपरेशन कार्बन क्या है। ऑपरेशन कार्बन जो है एक इंटरपोल ने, इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन कार्बन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मटेरियल की सर्कुलेशन को चेक करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। सो उसको मटेरियलाइज करने के लिए सीबीआई ने सिमिलर लाइंस के ऊपर एक पैन इंडिया ड्राइव की थी फॉर सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मटेरियल। तो कि अगर कहीं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मटेरियल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला मटेरियल जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक पैन इंडिया ड्राइव की गई थी। ऑपरेशन मेघचक्र जो है वो इंटरपोल का, मैंने बताया कि इंटरपोल का सिंगापुर जो यूनिट है उसने पहले ऐसा एक इनिशिएटिव किया था, तो उसी की लाइन पे इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। सीबीआई जो है वो नोडल एजेंसी है इंटरपोल के साथ मिलकर काम करती है। इंटरपोल को मतलब अगर इंटरपोल को कोई इन्फॉर्मेशन, इंटरपोल को इंडिया में कोई ऐसा रिसर्च करना होता है तो या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटी करनी होती है तो वो इंटरपोल के साथ एसोसिएट करती है, इंटरपोल के साथ मिलके करती है। तो सीबीआई इज नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल, इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों सिंक में, मतलब इंडिया से सीबीआई जो है वो इंटरपोल के साथ जो है कनेक्ट करती है, काम करती है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आईसीएससी इमेज एंड वीडियो डेटाबेस जो है इंटरनेशनल डेटाबेस, इसको भी सीबीआई जो है एक्सेस कर सकती है। उसके अलावा डेटाबेस जो है अलाउज इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज टू शेयर डेटा ऑन केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर हैं, मतलब जैसे इन्वेस्टिगेटर पार्टनर्स हैं जैसे कि सीबीआई है या बाकी अलग कंट्रीज में भी जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, तो उसमें जो भी डेटा मिलता है, सो वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाला डेटा जो है वो भी इंटरनेशनली इस डेटाबेस में इंटरपोल के साथ शेयर किया जा सकता है ताकि सारी कंट्रीज उसको एक्सेस कर सकें। सीबीआई ने अभी एक स्पेशल यूनिट बनाया था 2019 में, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन, OCSAE 2019 में बनाया था। अब ये जो है ये एजेंसी मिलके ये ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को और एक्सप्लॉयटेशन को हैंडल करेगी, ठीक है। और आपको पता होगा कि सीबीआई जो है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में ये आया था, तो इसके अंडर ये बनाया गया है। सीबीआई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है इसके अंडर इसको बनाया गया था 1962 में, जो संथनम कमेटी बनी थी ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर, संथनम कमेटी बनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर, तो संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर सीबीआई बनाई गई थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर। और सीबीआई जो है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सीवीसी और साथ में जो लोकायुक्त है उसके साथ मिलके काम करती है, ठीक है, उनको इनपुट प्रोवाइड करती है, उसको उसको हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑपरेशन मेघचक्र एंड सीबीआई। नेक्स्ट न्यूज आइटम है कि 10th इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इब्सा का 10th डायलॉग फोरम अभी कंडक्ट हुआ है। अब बेसिकली पहले देखते हैं कि इब्सा है क्या। इब्सा एक यूनिक फोरम है, इसमें 3 मेजर कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। आप इसमें एक सिमिलैरिटी देख रहे होंगे कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो है ये तीनों लार्ज डेमोक्रेसीज हैं सबसे पहले। उसके बाद तीनों जो है मेजर इकोनॉमीज हैं, ऑलमोस्ट पर कैपिटा इनकम वगैरह सब सेम है। तीनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इनके चैलेंजेस जो हैं सेम है ऑलमोस्ट, इकोनॉमिक चैलेंजेस
या फिर जो भी सिविल चैलेंजेस हैं वो सारे ऑलमोस्ट इनके सेम हैं। सो जून 2003 में 6 जून 2003 को ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको फर्स्ट टाइम मटीरियलाइज किया गया था और इसको फॉर्मलाइज किया गया था। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के अंडर इप्सा बना था। सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं इनमें तीनों में सिमिलैरिटी क्या है कि ये तीनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, प्लूरलिस्टिक नेशंस हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं, मल्टी एथनिक नेशंस हैं, मल्टीलिंगुअल कंट्रीज हैं और मल्टीपल रिलीजियस के नेशन, मल्टीपल रिलीजन्स वाले नेशन है। तो इनके चैलेंजेस, इनके इश्यूज, इनकी प्रॉब्लम्स, इनका सब कुछ कल्चरल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है, कहीं ना कहीं सेम है। सो इब्सा, इसलिए ये तीनों सैनर्जाइज होकर काम करना चाहते हैं। सो इब्सा का फर्स्ट समिट जो था न्यू दिल्ली में हुआ था 2014 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल इश्यूज जो भी हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे उनके लिए वॉइस रेज करना इकट्ठे मिलके। उसके अलावा अपनी टाइज, चाहे ट्रेड है, ठीक है, या फिर और जो भी मैटर्स हैं उसमें अपनी टाइज को स्ट्रेंथन करना और मिलके डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है। तो ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अलावा हाईलाइट्स, अभी ये जो मीटिंग हुई है इसका मेन हाईलाइट्स क्या है कि जॉइंट डिक्लेरेशन एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न एट कन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कि यूक्रेन में जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, जो कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, उनके ऊपर तीनों कंट्रीज ने मिलकर अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया है और ये बोला है कि जल्दी से जल्दी जो भी हॉस्टिलिटीज चल रही हैं उनको उसी जगह पे खत्म कर दिया जाए और जो भी प्रॉब्लम है दो कंट्रीज के बीच में उनको डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू उनको सॉल्व किया जाए। उसके अलावा लीडर्स ने अभी एक सबसे इंपॉर्टेंटली उन्होंने अर्जेंट रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट की है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सबसे पहले सैंक्शन कमेटी है और इन जनरल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन एक इंक्लूसिव बॉडी हो और एक होलिस्टिक बॉडी हो जो वाइडर कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करे। आप देखिए क्योंकि यूएनएससी जो है उसमें अफ्रीकन कंट्रीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। देखें तो यूरोप ओवर एक्सप्रेस्ड है क्योंकि वहां से दो कंट्रीज हैं, ठीक है, मतलब वहां से ये कंट्रीज हैं। तो काइंड ऑफ कि इसकी रिप्रेजेंटेशन को वाइड करने की जरूरत है क्योंकि मिडल ईस्ट से देखो, एशिया का मिडल एशिया वाला जो पार्ट है, यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, तो वहां से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो इसको ब्रॉडन करने का, इसको एक्सपैंड करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा इब्सा जो है वो इब्सा फंड बनाया गया है इसके अंडर, ठीक है। इसके मेन इनिशिएटिव्स की बात कर रही हूँ कि इसमें इब्सा फंड बनाया गया है। इब्सा फंड जो है वो पॉवर्टी और हंगर एलिविएशन के प्रोजेक्ट्स करता है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज में मतलब जहाँ पे जैसे डिमांड होती है उसके हिसाब से वर्क करता है। 14 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स इसमें बनाए गए हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ में, एजुकेशन, डिफेंस, साइंसेज, इन सारे एरियाज में कोऑपरेट करते हैं। सो ये न्यूज आइटम थी इब्सा के बारे में। नेक्स्ट न्यूज आइटम है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम ये है कि अफगानिस्तान, आपको पता होगा कि पहले यूएस का नॉन नेटो अलाई था। यूएस का नॉन नेटो अलाई होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी कंट्री जो नॉन नेटो अलाई होती है वो लोन्स के लिए एलिजिबल हो जाती है, ठीक है। मटेरियल, सप्लाईज, इक्विपमेंट यूएस से सारी इक्विपमेंट्स उसको मिल सकती हैं, कोऑपरेटिव रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स करता है यूएस, उसमें टेस्टिंग, इवैल्यूएशन पर्पस, तो इनके लिए वो कोलैबोरेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो यूएस का वॉर रिजर्व है, यूएस ओन्ड वॉर रिजर्व स्टॉक पाइल्स टू बी प्लेस्ड ऑन इट्स टेरिटरी आउटसाइड यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज, कि उसकी लैंड के ऊपर एक्स्ट्रा, मतलब जो वॉर रिजर्व है यूएस का होता है लेकिन उसकी लैंड के ऊपर वो रखा जाता है, तो वो ये इसके मेन फीचर्स होते हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान जो है वो नॉन नेटो पहले अलाई होता था, लेकिन अभी जो बाइडेन जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया और उन्होंने मतलब टर्मिनेट कर दिया है कि अब से अफगानिस्तान जो है वो मेजर नॉन नेटो अलाई यूएस का नहीं रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 साल पहले तालिबान ने काबुल को इन अ सेंस अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था। जिसकी वजह से अब ये स्टेटस इसको वापस ले लिया गया है। 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान को एक मेजर नॉन नेटो अलाई डिक्लेयर किया था, विच क्लियर द वे फॉर 2 कंट्रीज टू मेंटेन डिफेंस एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कि दोनों कंट्रीज की इसके बाद डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। ये डेजिग्नेशन देने से बहुत सारी फैसिलिटीज़, ठीक है, बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं डिफेंस के आइटम्स में, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स में, तो वो सब अब अफगानिस्तान को नहीं मिलेगी। नेटो देख लेते हैं, ठीक है। नेटो क्या है? नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को नेटो बोला जाता है। ये एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द वॉशिंगटन ट्रीटी के अंडर अप्रैल 1949 में बनाया गया था, ठीक है। मेजर कौन सी कंट्रीज ने इसका आइडिया मूव किया था? यूएसए, कनाडा और बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एक
एक डायलॉग करने की कोशिश की थी। मेजरली जब ये बना था तो इसकी कुछ कंट्रीज जो मेजर मेंबर थी, मतलब स्टार्टिंग में फाउंडिंग मेंबर्स थी जो इसकी ओरिजिनली, वो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके एंड यूएस, ये कंट्रीज इसकी ओरिजिनल मेंबर थी। इसका हेडक्वार्टर्स जो है ब्रुसेल्स जर्मनी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हेड जो है वो जेंस स्टोलनबर्ग है। ये एक नॉर्वेनियन पॉलिटिशियन है, ठीक है। इनको 13th सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो चूज किया गया था 2014 में। तो अब से ये हैं तब से काम पे। नेक्स्ट न्यूज आइटम है कि चंडीगढ़ ने अभी एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है रिलीज की है। सो चंडीगढ़ की जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है 2022 वाली, इसको 5 साल के लिए, सबसे पहले तो इसको 5 साल के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। इसका मेजर एम क्या है कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस जो है उसको डिक्रीज करना है, ताकि जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, पीएम पार्टिकुलेट मैटर का जो पोल्यूशन जो चंडीगढ़ सिटी में बढ़ रहा है, यूनियन टेरिटरी में बढ़ रहा है, उसको कम किया जा सके। और चंडीगढ़ को एक मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी की फॉर्मेट में बनाया जाए, ताकि चंडीगढ़ में हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ जीरो एमिशन व्हीकल हो। जीरो एमिशन की जो एमिशंस नहीं करते हैं, तो जीरो मतलब हाईएस्ट पेनिट्रेशन करनी है, ठीक है। सारी सिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा से ज्यादा मतलब हाईएस्ट पेनिट्रेशन चंडीगढ़ में होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो ये पॉलिसी का 5 ईयर के बीच में ये टारगेट है। इसके अलावा जीरो एमिशन मोबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके मेजरली क्या है कि बाय 2030 मतलब चंडीगढ़ में जो 70% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो नए व्हीकल्स रजिस्टर होंगे, जितने व्हीकल रजिस्टर होंगे बाय 2030, उनमें से 70% नए व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले व्हीकल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होगा, पॉलिसी में क्या होगा कि प्रायोरिटाइज किया जाएगा पब्लिक एंड शेयर्ड ट्रांसपोर्ट, कि किस किस चीज़ को इलेक्ट्रीफाई करने की ज़रूरत है कि जो पब्लिक और शेयर्ड ट्रांसपोर्ट है उसको उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करने की ज़रूरत है। गुड्स कैरियर हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी पे लाने की ज़रूरत है, 2 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिसिटी पे लाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि ई रिक्शा बनाई जाए, ठीक है, ई बाइसाइकिल्स हों, ई 2 व्हीलर्स हों, ई कार्ट, ई ऑटो रिक्शा, ई गुड्स कैरियर, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी हेयर, ठीक है। और पर्सनल और कमर्शियल 4 व्हीलर कार्स हैं, ठीक है, या गाड़ियां हैं, तो वो सारी भी इलेक्ट्रिक के ऊपर चलनी चाहिए। फेम स्कीम आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेम 2 पॉलिसी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेनिट्रेशन के लिए बनाई गई थी, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेनिट्रेशन अडॉप्शन को इलेक्ट्रिक व्हीकल की को इंक्रीज करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेम 2 पॉलिसी के अंडर इसका सेकंड फेज है जो फेम पॉलिसी का, तो उसके अंडर ये पॉलिसी लाई गई है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है ट्रैकोमा के बारे में। मलावी फर्स्ट कंट्री बन गया है सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज में से जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया है। अब ट्रैकोमा क्या है कि ये एक आई इन्फेक्शन जैसी चीज होती है, ये एक आइज का इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, तो इससे होता है। ये एक कंटेजियस डिजीज है। अगर किसी पर्सन को ट्रैकोमा है, सपोज करो ये पर्सन को ट्रैकोमा है, ठीक है, इसकी आइज से जो भी मतलब इसकी आइज से कोई फ्लूइड निकलती है उसके टच में कोई सेकंड पर्सन आता है, इसके नोज से कोई फ्लूइड निकलती है उसके अगर टच में सेकंड पर्सन आता है, थ्रोट में से कुछ निकलता है उसके टच में आता है, आईलिड्स, तो इस सब चीज़ों के टच भी करता है ना अगर कोई पर्सन, तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा मतलब ब्लाइंडनेस होती है, लोगों की विजुअल इंपेयरमेंट होती है। अप्रॉक्सीमेटली 1.9 मिलियन पीपल जो हैं वो ऑलरेडी मतलब ट्रैकोमा की वजह से ब्लाइंडनेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैकोमा जो है WHO के अकॉर्डिंग मतलब किस कंट्री को बोला जाता है कि इसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया, कि अगर उस कंट्री में केसेस 10 साल से जो कम एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें से 5% से कम 5% से कम लोग जो हैं अगर वो इम्पैक्टेड हैं इससे डिजीज से, तो देन ये बोला जाता है कि ट्रैकोमा से फ्री है ये कंट्री। उसके अलावा इंडिया ने 2017 में ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज आइटम है एवगैस 100 LL के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड एविएशन फ्यूल एवी गैस 100 LL इसको अभी लॉन्च किया है। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बनाया है। इसकी ऑक्टेन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इन द सेंस कि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। ये एक स्पेशल एविएशन फ्यूल है जिसको टर्बो चार्जिंग के लिए किया गया, मतलब फास्ट चार्जिंग के लिए बनाया गया है, एयरक्राफ्ट की फास्ट चार्जिंग के लिए। उसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन्स वगैरह जो होते हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है। कोई भी फ्यूल जब बनता है उसकी सर्टिफिकेशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की करता है, ठीक है। उसके अलावा इट मीट्स द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स।
सो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा इसकी सुपीरियर काफ़ी परफॉर्मेंस होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड की इसकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। और इम्पोर्टेड ग्रेड का ये है, ये मतलब इन अ सेंस कि मतलब जैसा हम इम्पोर्ट करते हैं, जैसा वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट है, जिस ग्रेड की जिस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उस क्वालिटी का ये फ्यूल है। करंटली इंडिया जो है वो यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करता है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अब हमने अपना खुद का ये प्रोड्यूस कर लिया है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे जैसे आपको पता है कि एयर ट्रांसपोर्ट की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, अभी हमारी जो एविएशन मार्केट है ना, ठीक है, मतलब वो जितनी है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और एवी गैस की जो एविएशन गैस की जो मार्केट है, ठीक है, एवी गैस की मार्केट 1.92 बिलियन के आसपास है, 2029 तक ये 2.71 बिलियन तक की हो जाएगी। तो इस ग्रोइंग डिमांड को इंक्रीज करेंगे, मतलब इस ग्रोइंग डिमांड को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कंट्री में इसको प्रोड्यूस करें रादर देन इसको इम्पोर्ट करने से, क्योंकि अगर इम्पोर्ट करेंगे तो उससे इम्पोर्ट बिल भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। सो देर इज दिस थ्रस्ट ऑन प्रोड्यूसिंग आवर ओन थिंग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एवी गैस 100 LL फ्यूल, जिसको ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन ने बनाया है। नेक्स्ट न्यूज आइटम जो है INS तरकश के बारे में है। INS तरकश जो है ये गल्फ ऑफ गिनी में है, ठीक है। ये एंटी पेट्रोल वेसल है एक, ये इसने फर्स्ट पोर्ट जेंटिल है एक गेबोन कंट्री का, ठीक है, पोर्ट जेंटिल गेबोन कंट्री में। तो वहाँ पे इसने अभी अपनी फर्स्ट अपीयरेंस दी है, फर्स्ट पोर्ट कॉल किया है वहाँ पे, मतलब ये फर्स्ट इंडिया की किसी भी नेवल शिप की फर्स्ट विजिट है गेबोन कंट्री में, ठीक है। सो अब इस स्टे के टाइम पे जब ये वहाँ पे हार्बर कर रही है वहाँ के पोर्ट्स पे, तो वहाँ पे इस टाइम पे ये शिप और इसके जो सारा क्रू मेंबर्स हैं वो ऑफिशियल और प्रोफेशनल इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, वहाँ की अथॉरिटीज़ के साथ। उसके अलावा प्रोफेशनल इंटरेक्शंस होंगी जिसमें कि डिस्कशंस होंगी, ड्रिल्स होंगी, ठीक है, फायर फाइटिंग के ऊपर, डैमेज कंट्रोल के ऊपर, मेडिकल एंड कैजुअलिटी के टाइम पे इवैक्यूएशन का जो प्रोसीजर होता है उसके ऊपर, डाइविंग ऑपरेशंस में, ठीक है। और ये जो विजिट है ये फेमिलियराइजेशन को भी इंक्रीज करेगी। इसके अलावा इन एडिशन योगा सेशंस जो है, सोशल इंटरेक्शन जो है एज प्लान्ड वो भी किए जाएंगे इसमें, ठीक है। ये गेबोन की पोजीशन है। सो ये कैमरून है, ये कॉन्गो है, ये साउथ अफ्रीका है। सो साउथ अफ्रीका का मतलब जो वेस्टर्न वाली साइड है, ठीक है, तो वेस्टर्न वाली साइड पे गेबोन कंट्री है, ठीक है, अटलांटिक ओशन के साथ। तो यहाँ पे हमारी वेसल गई है। नेक्स्ट न्यूज आइटम जो है वो है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के बारे में। सो इंडिया ने अभी अनाउंस किया है कि इनोवेशन रोड मैप फॉर मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के बारे में। ये फर्स्ट एवर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 पिट्सबर्ग में ये हुआ था, तो उस टाइम पे ये किया गया है। बायो रिफाइनरीज जो है ये को लीड ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज जो है इंडिया और नीदरलैंड की कोलेशन के साथ, इंडिया और नीदरलैंड ही इसको मूव किया है ताकि बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल जो मटेरियल है उसको यूटिलाइज किया जा सके, ताकि, ठीक है। और इसमें ब्राज़ील, कनाडा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन और यूके जो है वो भी मेजर रोल प्ले करेंगे। अब इस मिशन का मेन एम क्या है? इस मिशन में क्या किया जाएगा कि ग्रेटर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है, हमारा क्या व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस मिशन। सो इस मिशन में ग्रेटर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लाई जाएगी ताकि जो क्लीन एनर्जी वाली जो मार्केट है उसमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट किया जाए। अब मिशन का गोल क्या है कि हमें डेवलप और डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, डेवलप, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो ये मिशन का गोल ये है कि डेवलप करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इनोवेटिव सोल्यूशन की कमर्शियलाइजेशन करनी है अगर बायो रिफाइनरीज की, इन सेंस कि रिफाइनरीज का मतलब होता है कि जो भी रिफाइनमेंट करती है, मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को फुली फंक्शनल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करती है, तो वो इंडस्ट्रीज को हमने कमर्शियल स्केल के ऊपर उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए इनोवेटिव सोल्यूशन किए जाएंगे इसमें। उसके अलावा इसमें क्या होगा कि ग्रीन हाउस, इसका ये क्यों एसेंशियल है, बिकॉज हमें ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। उसके अलावा सप्लाई चेन की रेजिलियंसी को, सप्लाई चेन की रेजिलियंसी का मतलब क्या होता है कि देखो हम सारे के सारे अपने प्रोडक्ट्स के लिए हम इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे हमारा कि चाहे हम फॉसिल फ्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाहे हमारा पेट्रोल है, डीजल है, LPG है, सारी की सारी चीज़ें हमारी इम्पोर्ट होती हैं। तो बेसिकली सप्लाई चेन्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें अपनी जो हमारी बास्केट है कि हम चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे हम किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें अपना पोर्टफोलियो जो है उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि इन केस इफ़ वी आर नॉट हैविंग गुड रिलेशंस विद वन कंट्री, ठीक है, वी शुड हैव अनदर कंट्री ऑलवेज रेडी, जिससे हम सारा का सारा मटीरियल जो है उसको ले सकें, ठीक है, सारे के सारे मटीरियल को हम वहाँ से कि कहीं और से ले सकें और हमारा इम्पोर्ट जो है
वो हैम्पर ना हो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो हमें अपनी सप्लाई चेन जो है उसको रेजिलियंट और करना बनाना है और डाइवर्सिफिकेशन करनी है उसकी। उसके अलावा ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो इकोनॉमी, कि हमें नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, ठीक है, ट्रांजिशन करनी है, ताकि बहुत कम जो है कार्बन वो रिलीज हो, बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेज जो है रिलीज हो, बहुत कम पोल्यूशन हो, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि 10%, कि सपोज करो कि अगर 100 यूनिट ऑफ फॉसिल फ्यूल बनता है तो उसमें से 10% जो है वो बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ करके बनाया जाना चाहिए। कि अगर 10% और फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, 10% फॉसिल फ्यूल बेस्ड और केमिकल बेस्ड मटेरियल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बायो बेस्ड सस्टेनेबल फ्यूल में हमने कन्वर्ट करना है बाय 2030। सो एंटायरली बायो रिफाइनरीज बनाने का पर्पस ही ये है ताकि हम बायोलॉजिकल मटेरियल बेस्ड सस्टेनेबल फ्यूल बना सकें बाय 2030। सो मिशन का फोकस मेनली क्या होगा कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन को इंप्रूव करना, उसके अलावा एक्सेलरेटिंग पायलट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंप्रूविंग द पॉलिसी एंड मार्केट कंडीशंस, ठीक है। सो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एग्री अडैप्ट के बारे में। एग्री अडैप्ट जो है एक फ्री ऑनलाइन टूल है एग्री अडैप्ट। एक्चुअली क्या होता है कि अभी जैसे बहुत ज़्यादा मतलब कि जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर जो डिलेड मॉनसून की वजह से या फिर जो भी ये टोरेंशियल रेन्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा नदरन इंडिया में, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पैडी कल्टीवेटर जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी इन एरियाज़ में, तो ये जो राइस कल्टीवेटर हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिकॉज ये सीज़न था जिस टाइम पे मतलब पैडी को काटना था, इन द सेंस कि उसको मंडी तक लेके जाना था, उसको बेचने वाला जो टाइम था, अभी पूरी फसल तैयार हो चुकी थी। जब फार्मर इसको मंडी में लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मानसून के ख़राब होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रेन्स होने की वजह से वो सारा मटीरियल जो है वो रूइन हो जाता है। बिकॉज जहाँ पे, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा आपको पता है कि इतना ज़्यादा मैनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो उसको मतलब ज़मीन के ऊपर ही रखा जाता है पैडी को सेल करने से पहले मंडी में। तो पानी के भर जाने की वजह से बहुत सारा पैडी जो है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर डिस्ट्रेस आ रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, ठीक है, और बहुत जितने भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं उन सबका नुकसान हो रहा है। सो अगर पहले ही हमें ऐसा कुछ पता होता कि हमारे कंट्री में ऐसा मतलब इस मंथ के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसा सिचुएशन आने वाली है, मानसून की वजह से ऐसी रेन्स होने वाली हैं, तो पैडी की जो कल्टीवेशन है उसको एडवांस किया जा सकता था, ठीक है। सपोज करो कि अगर 15 जून को पैडी का उसको लगाया गया था, सीडलिंग को सो किया गया था, तो उसकी जगह पे अगर 15 डेज एडवांस कर दी जाती ये चीज़, तो यही जो इतना नुकसान हुआ है ये ना होता, ठीक है। सो एग्री अडैप्ट एक ऐसा टूल है जिसके अंडर फार्मर्स को बताया जाएगा, फार्मर्स को मतलब अवेयर किया जाएगा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में उनको बताया जाएगा कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्या फ्यूचर में क्लाइमेटिक कंडीशंस होने वाली हैं, और उस हिसाब से उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एग्री अडैप्ट जो है ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने नेशनल एग्रो फाउंडेशन के साथ मिलकर बनाया है। इसका मेन एम ये है कि फार्मर को पोटेंशियल फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करना। अब ये जो है फार्मर को डेटा देता है, मैप्स देता है, उसकी रीजनल लैंग्वेजेस में ही उसको बताया जाता है कि क्या सिचुएशन है। मैप्स जो है वो लोगों को अलाउ करते हैं ताकि वो डेटा सेट्स को यूज मतलब एक सिंगल क्लिक के साथ जो फार्मर है वो डेटा सेट को विजुअलाइज कर सकता है, देख सकता है और क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। सैटेलाइट जो है वो मेजरली क्या है कि ये सैटेलाइट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है, ये एग्री अडैप्ट में सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, सैटेलाइट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डेटा इसमें आता है जिसको फार्मर के तक डिलीवर किया जाता है। टूल का मेन टारगेट क्रॉप्स कौन सी है, राइस है, कॉटन है और कॉफ़ी, इन 3 क्रॉप्स को मेनली टारगेट करना है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कि डीआरडीओ ने 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट की हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल की। एक एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, ये एक पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, शॉर्ट रेंज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ताकि लोअर अर्थ में, ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर में जो भी टारगेट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको अटैक करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए उसी एटमॉस्फेयर में एक वेरी शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल जो है इसरो ने अभी बनाई है। ये एक पोर्टेबल लॉन्चर है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। एक होती है मिसाइल और उसके साथ उसका होता है लॉन्चर जिसके ऊपर रख के उसको लॉन्च करते हैं। तो इस लॉन्चर ये पोर्टेबल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह लॉन्च किया जा सकता है। ये आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई हैदराबाद में बनाया गया था। ये जो है डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है। सो ये है मिसाइल का फोटोग्राफ, ये मिसाइल है, ये इसका लॉन्चर है साथ में। ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है, इसमें 20 किलोग्राम मिसाइल और 25 किलोग्राम ट्राइबोट स्टैंड है, ठीक है।
इसमें मेनली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि स्मॉल साइज रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, आरसीएस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स बहुत सारे इसमें यूज़ होते हैं कि स्टेज ऑफ फ्यूल्स एंड एवरीथिंग इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ मेंट फॉर बैलेंसिंग लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट, कि जो लो एल्टीट्यूड में एरियल थ्रेट होते हैं, जैसे कि ड्रोन्स होती हैं या छोटी मोटी कोई मिसाइल्स होती हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। उसके अलावा डिज़ाइन ऑफ द मिसाइल इंक्लूड लॉन्चर एंड हैज़ बीन हाईली एनहांस टू इंश्योर फॉर ईजी यूसेज। इसमें लॉन्चर है और जो इसमें एक लॉन्चर है डिज़ाइन में, और लॉन्चर इस हिसाब से बनाया गया है कि वो काफ़ी ईजिली यूज़ किया जा सके अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है नीलगिरी शोला किली के बारे में। रिसेंटली अभी क्या है, हाई एल्टीट्यूड शोला फॉरेस्ट की हाइट जो है 900 से लेके 100 मीटर्स तक है। तो इस एरिया में हाई एल्टीट्यूड में एक मतलब नीलगिरी शोलाकिली नाम का एक बर्ड फाइंड हुआ है। ये नीलगिरी शोलाकिली बर्ड जो है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत एंडेमिक बर्ड है। इसका एरिया जो है बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम एरिया में ये मिलता है, एंडेमिक है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंटली ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। सो ये एक डम्पी लिटिल बर्ड है, मतलब ये स्लेट ब्लू कलर का है, इसकी टैंड कलर की बेली होती है, ठीक है, बेज कलर की ऑलमोस्ट, और ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत स्मॉल एरिया पे मिलता है, 9 to 2100 मीटर एलिवेशन पे मिलता है, ठीक है। और शोला फॉरेस्ट जो है वो काइंड ऑफ एक मोन्टेन फॉरेस्ट है, बीच में ग्रासलैंड के पैचेस हैं, ओपन ग्रासेस हैं, देन फॉरेस्ट है, तो ऐसे ये वाइडली स्प्रेड है। ये बर्ड की बात हो रही है, ठीक है। इसके मेन फीचर्स क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, ये हाईली थ्रेटन्ड हैबिटेट है, इसका स्ट्रीम्स के पास ये मिलता है यूजुअली, ठीक है। और इसमें मतलब अगर इसके हैबिटेट को कंजर्व करने के एफर्ट्स नहीं किए गए तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसको ट्रबल हो जाएगा बहुत, मतलब, और ये एक्सटेंट भी हो सकता है। IUCN का स्टेटस एंडेंजर्ड है इसका, ठीक है। और इसका मेन थ्रेट क्यों हो रहा है, हैबिटेट लॉस की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से इसको नुकसान हो रहा है। और एंडेमिक बर्ड जो नीलगिरी में मिलते हैं, नीलगिरी लाफिंग थ्रश है, ठीक है, ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है IOR प्लस कनक्लेव के बारे में। सो इंडियन ओशन, इसमें मेन हमारे लिए इंडियन ओशन रीजन का कनक्लेव के बारे में है। इंडियन ओशन रीजन प्लस, ठीक है, ये 40 कंट्रीज मिलके एक कनक्लेव ऑर्गेनाइज कर रही है, गांधीनगर गुजरात में ये होगा, ठीक है, IOR प्लस कनक्लेव। इसमें क्या होगा कि मतलब एक डायलॉग प्रमोट किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, ताकि पीस डेवलप किया जा सके, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन इंडियन ओशन रीजन, ताकि इंडियन ओशन रीजन ओपन हो, ठीक है, जो हमारी सागर वाला पूरा वही था, ठीक है, कि सागर एक्रोनिम वाला था। सो ओपन हमारा इंडियन ओशन रीजन हो, सभी के लिए एक्सेसिबल हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, और सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी सही रहे, कंजर्व रहे, मतलब, ठीक है, पायरेसी से इसको बचाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, फ्री, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंडियन ओशन रीजन को डेवलप करने के लिए डायलॉग कंडक्ट किया जा रहा है, इंडियन ओशन कनक्लेव प्लस, गांधीनगर में ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है थर्मोकास्ट लेक्स के बारे में। अब थर्मोकास्ट लेक्स अलास्का में देखने को मिल रही है। बेसिकली पहले देखते हैं थर्मोकास्ट लेक क्या होता क्या है। ये ऐसे, मतलब इसका ये विजुअल है, ऐसे होता है। यूजुअली क्या होता है कि जब एक परमानेंटली फ्रोस्ट एरिया में, परमा फ्रोस्ट एरिया में जब आइस मेल्ट करती है और उसका सरफेस क्या होता है कि सरफेस कोलैप्स कर जाता है। कैसे होता है कि जब आइस मेल्ट हो जाएगी, सरफेस कोलैप्स कर जाएगा, तो उसमें ऐसे सिंक होल्स बन जाएंगे, ठीक है, ये सिंक होल्स बने हुए हैं। तो ये सिंक होल्स जो होते हैं ना, ये पानी से भर जाते हैं, ठीक है, और ये पानी से भरने की वजह से ये बन जाती है थर्मोकास्ट लेक। अब इसमें क्या होता है कि इसके पानी के नीचे, मतलब ये पानी ये मेल्ट क्यों करता है या फिर ये कोलैप्स क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली जो बर्फ़ होती है ना, उसके नीचे मीथेन, मतलब उसके नीचे क्या होता है कि उसमें बेसिकली माइक्रोब ट्रैप होते हैं। वो माइक्रोब क्या करते हैं कि माइक्रोब जो होता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल है या जो वुड्स हैं, डेड प्लांट है, तो उसके ऊपर डाइजेस्ट, उसको ईट करते हैं। उसको ईट करने के बाद जब वो उसको डाइजेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। अब मीथेन गैस के बबल्स जो हैं ये इन सिंक होल्स के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि उस गैस का सैंपल लेके फिर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके पता चलता है कि ये एक थर्मोकास्ट लेक है, पहली बात। तो नेक्स्ट कि ये जो मीथेन होती है ना, ये फर्दर उस एरिया के टेम्परेचर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, बिकॉज आपको पता है कि मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, और ये 80 टाइम्स इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर करें तो 80 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है देन इट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो माइक्रोब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ये फिनोमिनन बढ़ता है, ठीक है। और ये देख लेते हैं, मीथेन जो है प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन की फॉर्मेशन में। ये एक हजार्डस एयर पॉल्यूटेंट है, ये 80 टाइम्स मोर पावरफुल है देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये शॉर्ट लिव्ड है, इसका लाइफ टाइम कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है। ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है,
ठीक है, और ये अकेला रिस्पॉन्सिबल है 30% ऑफ राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर के लिए। थर्मोकास्ट लेक अलास्का में भी मिला है, और ये मेजरली ये परमाफ्रोस्ट लेक जो होती है ना, ये आपको आर्कटिक रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, थॉइंग हो रहा है आर्कटिक का। कंपैरेटिवली ये फिनोमिनन एंटार्क्टिक में कम है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अवलांचे मॉनिटरिंग रेडार के बारे में। अभी एक अवलांचे मॉनिटरिंग रेडार कि अवलांचे अगर आ रहा है किसी भी एरिया में, मान लो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर अवलांचे अभी इनिशिएट हुआ है, तो लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर एक मतलब एक रेडार सेट किया गया है कि वो विद इन 3 सेकेंड्स, कि यहाँ पे अवलांचे इनिशिएट होने के विद इन 3 सेकेंड्स वो इन्फॉर्म कर देता है कि इस इंटेंसिटी का अवलांचे जो है वो प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, और एक टाइम फ्रेम दे देता है उस जगह को मतलब कंजर्व करने के लिए, वहाँ से मूवमेंट करने के लिए। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अवलांचे मॉनिटरिंग रेडार है। ये 15,000 स्क्वायर फीट नॉर्थ सिक्किम में, मतलब 15,000 फीट ऊंचाई के ऊपर, हाइट के ऊपर ये इस्टेब्लिश किया गया है। इसको डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ने आर्मी के साथ मिलकर, DRG जो है ये DRDO की एक डिफेंस मतलब DRDO की अंडर एक लैब है, इसने आर्मी के साथ मिलकर इसको डिप्लॉय किया है। ठीक है, और ये रेडार जो है ये डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकता है लैंडस्लाइड को, ये स्नो को देख सकता है, और ये स्नो वाले टाइम पे फॉग हो रखी है, नाइट है, डे है, कैसा भी वेदर है, सब टाइम पे ये एक्टिव रहता है। ये वर्क कैसे करता है, इसमें सीरीज ऑफ शॉर्ट माइक्रोवेव पल्सेस होती हैं, ठीक है, जो कि स्कैटर्ड होती हैं टारगेट के ऊपर, और ये अवलांचे को डिटेक्ट कर सकती हैं। रेडार जो है परमानेंटली स्कैन करता रहता है, ठीक है, और जब भी अवलांचे आता है तो उस टाइम पे इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, और ये जो है ये जो डिवाइस है ये 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, ओबिएटिंग द रिक्वायरमेंट टू प्लेस द एडिशनल इंस्ट्रूमेंट इन डेंजरस अवलांचे प्रोन एरियाज। तो इसके अलावा एक तो इसको 15,000 फीट के ऊपर जिसका सेटअप है, उसके अलावा जो भी डेंजरस अवलांचे जहाँ पे होने के चांसेस है ना, वहाँ पे भी छोटी छोटी डिवाइसेस डिप्लॉय की गई हैं जो सिग्नल शेयर करती हैं, फोटो शेयर करती हैं और हर चीज़ें शेयर करती हैं इसके साथ। रेडार जो है इसको अलार्म सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल है, वार्निंग मेजर्स ये इशू कर देती है जब अवलांचे ट्रिगर होता है। इसमें इमेजेस और वीडियोज जो हैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती रहती हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, सो आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। एंड इसका PDF विल बी अपलोडेड इन टू द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ पे इसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको भी पढ़िए, उनको भी देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। और थैंक यू सो मच।